अच्छा, तो ये हमारे पास मटेरियल कॉस्टिंग के सवालात हैं। एंड यहाँ पर F2 के मैंने आपके सामने सवाल खोले हुए हैं। इंशाल्लाह इन्हीं सवालों को जो है हम फिर सॉल्व करेंगे। एंड देन यही क्वेश्चंस जो है आपको हेल्प कर देंगे पूरा का पूरा MA2 और दीगर चैप्टर्स को सॉल्व करने में या दीगर सब्जेक्ट को सॉल्व करने में भी। बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारे पास पहला जो सवाल है उसमें लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर फुलफिल्ड बाय अ गुड्स रिसीव नोट। गुड्स रिसीव नोट्स जब हम इशू करते हैं तो हमारा कौन सा जो काम है वो हो जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे। हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू अपडेट द इन्वेंट्री रिकॉर्ड ऑन रिसीट ऑफ गुड्स, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू चेक द क्वांटिटी ऑन द सप्लायर्स इनवॉइस, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू चेक द प्राइस ऑन द सप्लायर्स इनवॉइस। देखो, जब मैं बात करता हूँ ना गुड्स रिसीव नोट की, किसकी बात कर रहा हूँ? गुड्स रिसीव नोट की। तो गुड्स रिसीव नोट में प्राइस का कुछ लेना देना नहीं होता। जब मैं गुड्स रिसीव नोट की बात करता हूँ या GRN की जब मैं बात करता हूँ तो इसमें प्राइस का कुछ लेना देना नहीं होता। इन अदर वर्ड्स, ये जो मेरे पास ऑप्शन 3 है ये गलत हो गया। अब ऑप्शन 3 जहां जहां आ रहा है वो तो मेरा हो गया गलत, मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। पीछे मेरे पास बचा क्या? या तो ऑप्शन ए बचा मेरे पास या फिर ऑप्शन डी बचा। अब देख लेते हैं। लिखा हुआ है, प्रोवाइड्स एन इंफॉर्मेशन टू अपडेट इन्वेंट्री रिकॉर्ड ऑन द रिसीट्स ऑफ गुड। बिल्कुल ये काम करता है, ये काम तो करता है, क्योंकि देखो अब वन में, वन जो है वो ए में भी है डी में भी है। तो वन तो मेरा बिल्कुल सही ऑप्शन है। पीछे रह गया टू। टू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पे बात कर लेते हैं। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू चेक द क्वांटिटी ऑन द सप्लायर्स इनवॉइस। बेटा ये इनवॉइस है। इनवॉइस पे सप्लायर ने लिखा कि मैंने 5,000 kg मटेरियल भेज दिया। इनवॉइस पे सप्लायर ने क्या लिखा कि मैंने 5,000 kg मटेरियल भेज दिया। अब ये 5,000 kg मटेरियल जो उसने मुझे भेजा है, ये मैं कहां से रीचेक करूंगा? ये मैं रीचेक करूंगा जो मेरे पास गुड्स रिसीव नोट आया होगा। ये मैं कहां से चेक करूंगा? गुड्स रिसीट से। अब ये गुड्स रिसीव नोट जो है इसके अंदर जैसे ही जो भी मुझे रिसीव हुआ होगा वो मैंने अपने पास रिकॉर्ड किया होगा। बिल्कुल किया होगा। तो गुड्स रिसीव नोट का जो फंक्शन है वो ये शुरू के दो हैं। मतलब मेरा ऑप्शन जो है वो क्या हो गया? ऑप्शन ए, दैट इज 1 and 2 ओनली। ये चीज समझ आती है सबको? अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 5.2। अच्छा, तो अगला जो हमारा सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 5.2। देयर आर 27,500 यूनिट्स ऑफ पार्ट नंबर X35 ऑन ऑर्डर with the supplier and 16,250 units outstanding on existing customers order. If the free inventory is 13,000 unit, what is the physical inventory? सवाल बहुत इजी है। याद करो, मैंने आप लोग को एक चीज पढ़ाई थी, फ्री इन्वेंट्री। फ्री इन्वेंट्री में कैसे निकालता था? इन्वेंट्री एट वेयर हाउस, यानी कि इन्वेंट्री करेंटली एट वेयर हाउस, इसमें मैं प्लस कर दूंगा इन्वेंट्री ऑन ऑर्डर, और इसमें से मैं माइनस कर देता था हेल्ड फॉर यूज या फिर स्केड्यूल फॉर यूज। इन्वेंट्री स्केड्यूल फॉर यूज, ये याद है? ये चीज हम लोगों ने की थी जब मैं आप लोग को इन्वेंट्री लेवल्स पढ़ा रहा था। तो मैंने आपको बताया था कि फ्री इन्वेंट्री हम कैसे निकालते हैं। इन्वेंट्री जो मेरे पास करंटली फिजिकली पड़ी हुई है वो, प्लस मैंने जो ऑर्डर की है, माइनस जो स्केड्यूल है मेरी कि ये इस्तेमाल हो जाएगी, तो मेरे पास आ जाता है फ्री इन्वेंट्री। इस सवाल में मुझे फ्री इन्वेंट्री पहले से गिवन है, मुझे इन्वेंट्री ऑन ऑर्डर गिवन है, और मेरे पास इन्वेंट्री स्केड्यूल फॉर यूज गिवन है। और मुझे कहा यह गया है कि भाई फिजिकल इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है ये बता दो। कैसे निकालेंगे? 13,000 मेरी फ्री इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री हेल्ड ये मुझे पता करना है, ये मेरे लिए एक्स हो गया। ऑन ऑर्डर मेरे पास कितनी है? 27,500। और स्केड्यूल फॉर यूज कितनी है मेरे पास? 16,250। तो अब अगर मुझे इन्वेंट्री हेल्ड निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? एक्स बराबर हो जाएगा किसके?
13,000 प्लस 16,250 माइनस 27,500। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1750 यूनिट्स। ये आपका क्या आंसर आ जाएगा? 1750 यूनिट्स। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 5.3 एंड 5.4। 5.3 एंड 5.4 की ये पूरी इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है और मुझे ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। A domestic appliance retailer with multiple outlets sells a popular toaster known as the Auto Crisp 2000, for which the following information is available. For which the following information is available. अच्छा, पहली चीज क्या गिवन है हमें यहाँ पे? एवरेज सेल्स। फिर गिवन है मुझे मैक्सिमम सेल्स, मुझे गिवन है मिनिमम सेल्स, मुझे गिवन है लीड टाइम 12 to 18 days, और मुझे रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन है कितनी? 17,50। ये सारी चीजें मुझे गिवन है। मुझे कहा यह गया है कि बेस्ड ऑन द डेटा अबव एट व्हाट लेवल ऑफ इन्वेंट्री वुड रेप्लेनिशमेंट ऑर्डर बी इशूड। रिप्लेनिशमेंट ऑर्डर कहा जाता है रीऑर्डर को। रेप्लेनिशमेंट ऑर्डर किसे कहा जाता है? रीऑर्डर को। और इसने मुझसे क्या मांगा है? एट व्हाट लेवल। मतलब इसने इस सवाल में मुझसे मांगा है रीऑर्डर लेवल। इसने मुझसे क्या मांगा है? रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल मैं कैसे निकालता हूं? रीऑर्डर लेवल में निकालता हूं मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम यूजेज कितना है मेरे पास? ये गिवन है मुझे मैक्सिमम सेल 95 पर डे, और मैक्सिमम लीड टाइम कितना है मेरे पास? 18 डेज। तो मैं क्या करूंगा? 95 मल्टीप्लाई बाय 18, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1710। अच्छा, तो 5.3 का हमारे पास आंसर आ गया 1710, और 5.4 जो है वो लिंक्ड है डायरेक्टली किससे? 5.3 से। इसने लिखा यह है कि बेस्ड ऑन द डेटा अबव व्हाट इज द मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। अब मुझे यहां पर क्या कैलकुलेट करना है? मैक्सिमम इन्वेंट्री या मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम लेवल में कैसे कैलकुलेट करता हूं? मैक्सिमम लेवल में कैलकुलेट करता हूं रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल मैंने अभी यहां पे कैलकुलेट किया, कितना है? 1710। रीऑर्डर क्वांटिटी मुझे क्वेश्चन में गिवन है 1750। ये इसमें मैं ऐड कर दूंगा, माइनस कर देंगे इसमें से मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम यूजेज कितनी है मेरे पास इस सवाल में? 50, और मिनिमम लीड टाइम मेरे पास कितना है? 12। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? 50 into 12, ये मेरे पास आ जाएगा 1710 प्लस 1750 माइनस 50 into 12, तो ये आ गया मेरे पास 2860। मेरे पास आंसर क्या आ गया? 2860। मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लिया, आप लोग अपने कैलकुलेटर में करके चेक कर सकते हैं। आंसर आ गया 2860। अब हमारे पास जो अगला सवाल है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5.5। सवाल क्या कह रहा है कि एनुअल डिमांड फॉर एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री इज 2500 यूनिट्स। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 80 and the cost of holding an item of stock for 1 year is $15. What is the economic order quantity to the nearest unit? Okay, इसने हमसे मांगा है EOQ।
इसने हमसे क्या मांगा है, ईओक्यू। और ईओक्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 into CO into D अपॉन CH, और ये पूरा होता है अंडर रूट। CO यहां पर है मेरे पास 80, CH है यहां पर मेरे पास 15, D ये रहा मेरे पास 2500। मैं ईओक्यू निकाल सकता हूं, निकाल लेते हैं ईओक्यू। 2 into 80 into 2500 डिवाइडेड बाय 15, और ये पूरा का पूरा अंडर रूट में आ रहा है मेरे पास। तो ये आ गया मेरे पास 2 into 80। इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 163 यूनिट्स। नियरेस्ट यूनिट में इसने बोला है, अगर मैं इस तरीके से करूं तो मेरे पास आंसर जो है वो 163.29 आ रहा है, बट नियरेस्ट यूनिट में अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 163। अच्छा, तो हमारा अगला जो सवाल है वो है 5.6। 5.6 में हमसे कहा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड्स टू इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज के हवाले से इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट हमारे लिए सही है और कौन सा गलत है, ये हमें बताना है। हम सिर्फ एक छोटा सा काम करेंगे, गलत निकाल दो, अगर गलत निकल गया तो उसको अलग कर दो, वरना सही है। यहां लिखा हुआ है स्टॉक आउट्स अराइज व्हेन टू लिटिल इन्वेंट्रीज आर हेल्ड। सही है बिल्कुल। जब मेरे पास इन्वेंट्री कम होगी तभी तो खत्म होगी, और इन्वेंट्री खत्म होगी तभी तो स्टॉक आउट होगा। तो बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, सेफ्टी इन्वेंट्रीज आर द लेवल ऑफ यूनिट्स मेंटेन्ड इन केस देयर इज एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड। ये भी सही लिखा हुआ है कि अचानक से डिमांड इंक्रीज हो जाए तो मेरे पास इन्वेंट्री क्या हो पड़ी होनी चाहिए, ताकि मैं इस्तेमाल कर सकूं, और ऐसी इन्वेंट्री को क्या कहा जाता है, सेफ्टी स्टॉक या फिर बफर स्टॉक। तीसरी चीज क्या है, a reorder level can be established by looking at the maximum usage and the maximum lead time। बिल्कुल सही लिखा है, तीनों बातें सही लिखी हैं। तो मेरा आंसर क्या हुआ, 1 2 and 3। मेरा आंसर ये हो गया सही, क्योंकि तीनों बातें सही लिखी हैं। अब अगला क्वेश्चन है मेरे पास 5.6। व्हाट इज द इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी यूज टू स्टैब्लिश। ईबीक्यू क्यों इस्तेमाल किया जाता है। ईबीक्यू इस्तेमाल किया जाता है ऑर्डर करने के लिए, नहीं। क्या ईबीक्यू रीऑर्डर लेवल होता है, नहीं। क्या ईबीक्यू ऑर्डर क्वांटिटी होती है, नहीं। देखो मेरी एक बात समझो, यहां पे जो तीन बातें लिखी है ना, ये किससे रिलेटेड है, ऑर्डर से रिलेटेड है। सही है, ये किससे रिलेटेड है, ऑर्डर से। ईओक्यू ऑर्डर से रिलेटेड होता है। ऑर्डर से रिलेटेड क्या होता है, ईओक्यू। ईबीक्यू ऑर्डर से रिलेटेड नहीं होता, ईबीक्यू रिलेटेड होता है किससे, प्रोडक्शन से। मैं कितने यूनिट्स बनाऊं कि मेरी होल्डिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट या मेरी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो जाए, यही बात हुई थी ना। तो ईबीक्यू इज यूज टू स्टैब्लिश एन ऑप्टिमल इन्वेंट्री लेवल फॉर प्रोडक्शन। ईबीक्यू क्यों बनाया जाता है, ताकि मैं एक ऑप्टिमल इन्वेंट्री लेवल बना सकूं प्रोडक्शन के लिए। अच्छा, अगला जो हमारा सवाल है वो है 5.8। द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज 12,500। डिमांड कितनी है, 12,500 यूनिट्स फॉर 3 मंथ पीरियड। यहां पर देखो एग्जामिनर ने जो है ना हरकत की है, यहां पर इसने मुझे एनुअल डिमांड नहीं दी, इसने मुझे क्या दी है, डिमांड दी है फॉर 3 मंथ पीरियड। और साल में मेरे पास
4 दफा 3 महीने आते हैं, तो मैं इस 12,500 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इस 12,500 को मैं 4 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 50,000। सही। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट हैज अ परचेज प्राइस ऑफ $15 and ordering cost of $20 per order placed. The annual holding cost of one unit of product is 10% of its purchase price. देखो अब यहाँ पे एग्जामिनर ने हरकत क्या की है, डिमांड उसने मुझे दी 3 महीने की, जिसको मैंने साल में कन्वर्ट किया, तो मेरे पास सालाना डिमांड कितनी आ गई, 50,000 यूनिट्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट उसने मुझे बिल्कुल इंसानों की तरह दे दी, दैट इज $20 पर ऑर्डर। होल्डिंग कॉस्ट में वो फिर मेरे साथ खेल गया। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम में उसने मुझे कहा है कि भाई साहब, होल्डिंग कॉस्ट जो है वो 10% ऑफ परचेज प्राइस है। 10% ऑफ परचेज प्राइस मतलब 10% ऑफ $15। तो ये कितनी हो जाएगी, $1.5 पर यूनिट पर एनम। इस डेटा को यूज करते हुए हम निकालेंगे अपना ईओक्यू। और ईओक्यू कैसे निकाला जाता है, 2 इंटू डिमांड कितनी है, 50,000 इंटू CO दैट इज 20 अपॉन CH, और ये पूरा का पूरा जो है अंडर रूट हो जाएगा। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 50,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 1.5। और मेरे पास यहां पर आंसर आ रहा है, अगर मैं इसको करूं तो ये हो रहा है 2 इंटू 50,000 इंटू CO दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 1.5। तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1154.7। और इसने मुझे कहा है नियरेस्ट यूनिट में, तो 0.7 का नियरेस्ट यूनिट होता है 1155। 0.7 का नियरेस्ट यूनिट क्या होता है, 1155। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5.9 है। क्वेश्चन नंबर 5.9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5.9 कहता है अ कंपनी डिटरमाइंस इट्स ऑर्डर क्वांटिटी फॉर अ रॉ मटेरियल बाय यूजिंग EOQ। एक कंपनी ने अपने ऑर्डर की क्वांटिटी जो है वो डिफाइन की है, डिटरमाइन की है बाय यूजिंग EOQ। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द EOQ एंड द टोटल एनुअल होल्डिंग कॉस्ट of a decrease in the cost of ordering a batch of raw material। इस ही डेटा पे ये सवाल पूरा सॉल्व करवाता हूं। अब जरा सवाल को समझो कि इसने कहा क्या है। मेरे पास EOQ कितना आ रहा था, 1154.7, यहाँ पे 1155। अगर मैं इस डेटा को यूज करता हूं, अगर मैं इस डेटा को यूज करता हूं, ये डेटा जो क्वेश्चन नंबर 5.8 में आपको गिवन है, अगर मैं इस डेटा को यूज कर रहा हूं, तो मेरे पास EOQ कितना आ रहा है, 1155। एग्जामिनर ने मुझे कहा है कि अगर मैं अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, अगर मैं अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर या ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ अ बैच डिक्रीज करता हूं, तो मेरे EOQ पर और मेरी होल्डिंग कॉस्ट पर क्या इम्पैक्ट आएगा। एक काम करते हैं, इस सवाल में पहले होल्डिंग कॉस्ट भी निकाल लेते हैं। अगर मैं 5.8 को यूज करूं और होल्डिंग कॉस्ट में निकालूं, तो मेरी होल्डिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी, होल्डिंग कॉस्ट बराबर होती है EOQ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय CH। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई बफर स्टॉक नहीं है, तो मेरी होल्डिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 866.25। ये मेरे पास आ गई होल्डिंग कॉस्ट, अगर मैं इस डेटा को यूज करता हूं। मुझे चेक क्या करना है कि मेरी टोटल एनुअल होल्डिंग कॉस्ट और मेरे EOQ पे क्या इंपैक्ट आता है अगर ये ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरी 20 से कम होती है। तो चलो डेटा यही रखते हैं, डिमांड है मेरे पास 50,000। अब यहां पर मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट को इंस्टेड ऑफ 20 क्या कर दिया, 15 कर दिया। ऑर्डरिंग कॉस्ट को इंस्टेड ऑफ 20 मैंने क्या कर दिया, 15 कर दिया। होल्डिंग कॉस्ट मेरे पास वही है 1.5। पहले तो EOQ निकालो, 2 इंटू 50,000
मल्टीप्लाई बाय 115 डिवाइडेड बाय 1.5, और ये पूरा का पूरा क्या है, अंडर रूट में है। तो चलो जी ये करते हैं पहले। मेरा ईओ क्यू आ रहा है यहाँ पर 1000। ईओ क्यू कितना आ रहा है? 1000 आ रहा है। मुझे सिर्फ ये बताओ, मेरा ईओ क्यू इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? मेरा ईओ क्यू यहाँ पर हुआ है डिक्रीज, मतलब ये जो दो आंसर्स हैं ये तो हो गए मेरे लिए गलत, क्योंकि मेरा ईओ क्यू डिक्रीज हुआ है। अब आते हैं होल्डिंग कॉस्ट पे। होल्डिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है जनाब? होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है ईओ क्यू डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय सी एच, यानी कि होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। 1000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5। ये आ गया मेरे पास 750। मतलब मेरी होल्डिंग कॉस्ट भी डिक्रीज हुई है और मेरा ईओक्यू भी डिक्रीज हुआ है, तो ये मेरा आंसर आ गया डी, बोथ आर लोअर। अच्छा, अगला जो हमारा सवाल है वो है 5.10। इसमें हमें गिवन क्या है? डेटा रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर स्टोर आइटम आर एज फॉलोज: एवरेज डेली यूजेज 400, मैक्सिमम डेली यूजेज 520, मिनिमम 180, लीड टाइम 10 to 15 days, रीऑर्डर क्वांटिटी 8000। What is the reorder level in units which avoid stock out running out of inventory? ओके okay. भाई इसने मुझसे क्या पूछा है? रीऑर्डर लेवल कितना होना चाहिए? इसने मुझसे क्या पूछा है? रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल मैं कैसे निकालता हूं? मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम यूजेज कितनी है मेरे पास? 520। मैक्सिमम लीड टाइम कितना है मेरे पास? 15। तो मेरा रीऑर्डर लेवल कितना आ जाएगा? मेरा रीऑर्डर लेवल आ जाएगा 7800। मेरा रीऑर्डर लेवल कितना आ जाएगा? 7800। यहां तक कोई मसला? दिस इज माय रीऑर्डर लेवल 7800। अच्छा, अगला जो हमारे पास सवाल है दैट इज फॉर मटेरियल स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट, और यूं समझ लो कि ये डबल एंट्री का सवाल है। अब इस सवाल में हमारे पास एक टी अकाउंट गिवन है। मैं जरा इसको टी की शेप दे दूं ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो अकाउंट समझने में। ये एक टी की शेप मैंने कोशिश की है इस अकाउंट को देने की, ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। अब जरा ये देखो, ये जो टी अकाउंट है मेरे पास, इसमें हमसे सवाल में मांगा क्या गया है? ये टी अकाउंट गिवन है और मुझसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखो, जिस तरीके से मैं इस सवाल को अप्रोच कर रहा हूं ना, अगर एग्जाम में आपके पास ऐसा कोई सवाल आता तो ऐसे ही अप्रोच करना। इन्होंने लिखा हुआ है इश्यूज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल ड्यूरिंग मार्च वर 18,000। पहले तो ढूंढो भाई इस पूरे टी अकाउंट में 18,000 कहाँ आ रहा है? डेबिट पे आ रहा है, क्रेडिट पे आ रहा है? ये आ रहा है मेरे पास 18,000 डेबिट पे। मेरा मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो रहा है अगेंस्ट 18,000। मतलब इसकी एंट्री मैंने कुछ ये बनाई होगी कि मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट और वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट। कितने से? 18,000 से। अगर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट मेरा डेबिट हो रहा है, इसका मतलब यह है कि मेरे पास मटेरियल आया है। बिकॉज मटेरियल मेरा क्या है? एसेट है। और एसेट जब जब डेबिट होता है मतलब वो मेरे पास बड़ा है। बड़ा है या वापस आया है, ऐसा ही है। अगर मटेरियल मेरा डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब तो यह है कि मटेरियल मेरे पास इशू नहीं हुआ, रिसीव हुआ है।
मटेरियल मेरे पास रिसीव हुआ है, ये तो एक रिसीट है। यहां पर मटेरियल के डेबिट होने का क्या मतलब है कि मटेरियल मेरे पास बेसिकली रिसीव हुआ है। मटेरियल मेरे पास रिसीव हुआ है। रिसीव अब दो सूरतों में होता है, या तो मेरे पास मटेरियल आया होगा फ्रॉम सप्लायर, या तो मेरे पास मटेरियल आया होगा फ्रॉम प्रोडक्शन। एक बात याद रखना, अगर सप्लायर से आया होता ना मेरे पास मटेरियल, तो यहां पर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट होता और पेबल जो है वो क्रेडिट होता। यहां पे वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट होने का मतलब ये है कि ये मटेरियल मुझे प्रोडक्शन वाले ने रिटर्न किया है। तो पहली स्टेटमेंट तो मेरी गलत हो गई, बिकॉज इट इज मटेरियल रिटर्न। ये मेरे पास मटेरियल क्या है, रिटर्न है। मटेरियल रिटर्न है, इशू नहीं। तो पहली स्टेटमेंट तो मेरी क्या हो गई, गलत हो गई। अब वन जहां जहां आ रहा है वो गलत हो गया, मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बेटा अब इस सवाल को देखो मैं किस तरीके से टेक्निकली सॉल्व करता हूं। 2 और 4 बी में भी है, 2 और 4 सी में भी है। ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास सी है। 2 और 4 बी में भी है, 2 और 4 सी में भी है, मतलब 2 और 4 तो सही है। ऑल आई नीड टू रीड इज नाउ ऑप्शन नंबर 3। अगर स्टेटमेंट नंबर 3 सही है तो मेरा आंसर सी हो जाएगा। अगर स्टेटमेंट नंबर 3 गलत है तो मेरा आंसर क्या है, बी है। स्टेटमेंट 3 में क्या लिखा हुआ है, issues of indirect material ड्यूरिंग मार्च वर 12,000। 12,000 या तो मेरे पास बैलेंस बीडी आ रहा है, या फिर 12,000 मेरे पास 12,000 मेरे पास आ रहा है ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। अब देखो, मैंने जब इशू किया होगा इनडायरेक्ट मटेरियल तो मैंने एंट्री बनाई होगी प्रोडक्शन ओवरहेड या ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट जिसे कहते हैं, वो मैंने डेबिट कर दिया होगा। और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट मैंने क्रेडिट कर दिया होगा। कितने से, 12,000 से। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट मेरा 12,000 से क्रेडिट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। प्रोडक्शन ओवरहेड या ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट्स के अगेंस्ट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो स्टेटमेंट 3 मेरी सही है। अब स्टेटमेंट 3 मेरी सही है तो मेरा ऑप्शन 2 भी गलत हो गया, क्योंकि ऑप्शन बी, सॉरी, मेरा ऑप्शन बी भी गलत हो गया क्योंकि ऑप्शन बी में स्टेटमेंट 3 नहीं आ रही। तो मेरा सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी। हमारा अगला जो सवाल है वो है 5.2। 5.2 में हमसे मांगा कि क्या है, 5.2 में हमें कहा गया व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री ऑफ द कंपोनेंट। मतलब टोटल एनुअल कॉस्ट मांगी हमसे कौन सी, होल्डिंग की। इन अदर वर्ड्स, टोटल एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। टोटल एनुअल होल्डिंग कॉस्ट हम किस तरीके से निकालते हैं, टोटल एनुअल होल्डिंग कॉस्ट हमारे पास निकलती है ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस बफर स्टॉक मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। A manufacturing company uses 25,000 components at an even rate during the year. Each order placed with the supplier of the component is for 2,000 components, which is the economic order quantity. Okay, अगर ये हमें नहीं भी बताता तो भी हमें पता था कि हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, 2,000। The company holds a buffer stock of 500 components. The annual holding cost of one component is $2। तो मैं कैसे निकालूंगा, मेरा ईओ क्यू है 2,000, 2,000 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 500 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1,000। 1,500 मल्टीप्लाई बाय 2, ये मेरे पास कितना आ रहा है, 3,000 आ रहा है। 5.12 इतना इजी क्वेश्चन था। अब आते हैं 5.13 पर। 5.13 में हमसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मांगी है, लेकिन सवाल क्या है जरा ये पढ़ लेते हैं। अ कंपनी विशेस टू मिनिमाइज इट्स इन्वेंट्री कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट आर $12 पर $10 पर ऑर्डर एंड होल्डिंग कॉस्ट आर 0.1 पर यूनिट पर मंथ। पर मंथ, पहले तो इसको पर एनम पर लेकर आओ। अगर एक महीने में 0.1 लग रही है तो 12 महीने में कितनी लगेगी, 1.2।
एस्टिमेट्स एनुअल डिमांड ऑफ 5400 यूनिट्स, ईओक्यू निकालते हैं 2 इंटू 5400 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1.2, तो ये आ रहा है, अल्लाह आप लोगों का भला करे, 108 डिवाइडेड बाय 1.2, तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 90,000 और आपका ईओक्यू आ जाएगा 300 यूनिट्स। आपका ईओक्यू कितना आ जाएगा? 300 यूनिट्स आ जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है दैट इज 5.17। ये सवाल हमारे पास है ईबीक्यू का, और मुझे कैसे पता ये सवाल ईबीक्यू का है? देखो इन्होंने हमसे क्या मांगा, व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन। प्रोडक्शन रन कहते हैं प्रोडक्शन रन का मतलब होता है बैच प्रोसेसिंग या बैच प्रोडक्शन क्वांटिटी, कि मैं एक बैच में कितनी जो है प्रोडक्शन रन जो है वो कर सकता हूं। इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन किसे कहा जाता है? बैच प्रोडक्शन क्वांटिटी को। मुझे यहां पर ईबीक्यू निकालना है। ईबीक्यू कैसे निकालता हूं मैं? ईबीक्यू निकालता हूं मैं 2 इंटू डी इंटू CO अपॉन CH इंटू 1 - D/R। सवाल पढ़ लेते हैं क्या है। ACB company gradually received its resupply of inventory at a rate of 10,000 units a week। ये जो लिखा हुआ है रेट ऑफ 10,000 यूनिट्स अ वीक, ये आर है मेरे पास। ये क्या है मेरे पास? आर। ये जो आर गिवन है ना, ये आ गया। अदर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एज फॉलोज। वीकली डिमांड कितनी है मेरे पास? 5,000। ये मेरे पास डी आ गया। सेटअप कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्शन रन 125, ये मेरे पास सीओ आ गया। वीकली कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट इज 0.0025, ये मेरे पास सी एच आ गई। मैं ईबीक्यू निकाल सकता हूं। मुझे सिर्फ इन सारी चीजों को फॉर्मूला में पुट करना है और ईबीक्यू निकालना है। डिमांड है मेरे पास 5,000, सीओ है मेरे पास 125, सी एच है मेरे पास 0.0025, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 - 5,000 डिवाइडेड बाय 10,000। तो इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होगी, और मेरे पास जो आंसर आ रहा है फाइनल वो आ रहा है 31622, और यहाँ पर राउंड ऑफ में कर दूं तो 31623 यूनिट्स। ये मेरे पास आंसर आ गया। अच्छा, अब हमारा जो अगला सवाल है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5.18। आई बिलीव ये अब तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इस पूरे क्वेश्चन में मेरे पास कोई डेटा गिवन नहीं है सिवाय इस ग्राफ के। इस ग्राफ के अलावा मेरे पास इस पूरे क्वेश्चन में कोई डेटा गिवन नहीं है। और मुझसे मांगा कि क्या है, वेयर ऑन द ग्राफ वुड यू रीड ऑफ द वैल्यू ऑफ द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इस पूरे ग्राफ में आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहाँ देखते हो? इसने सीधा सीधा मुझसे एक सवाल पूछा है कि भाई इस पूरे ग्राफ में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहाँ है, मुझे बता दो। अब ये देखो, ये ग्राफ आपके सामने जो बना हुआ है ब्लैक से, मैं जरा इस पे अलग अलग कलर लगाऊंगा ताकि आपको अंदाजा होता रहे कि मैं क्या बात करने जा रहा हूं। हमें ये पता है कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस है जो कि रिप्रेजेंट करता है लेवल ऑफ एक्टिविटी को, और हमारे सिनेरियो में ये लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है हमारे लिए? ऑर्डर क्वांटिटी, कि मैं कितने यूनिट्स ऑर्डर कर रहा हूं। ये पूरा ए से लेकर सी तक ये पूरा क्या है? ऑर्डर क्वांटिटी है। ए से सी तक मेरे पास पूरा ये क्या है? ऑर्डर क्वांटिटी। पूछा ये जा रहा है कि जनाब मुझे ये बता दो
कि ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ए है, इनमें से कहां पर मेरा ईओक्यू बन रहा है, इनमें से मेरा ईओक्यू कहां बन रहा है। देखो एक चीज याद रखना, ईओक्यू की एक अजम्पशन है, और वो अजम्पशन क्या है कि होल्डिंग कॉस्ट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट बराबर होती है किसके, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट के। यानी कि टोटल एनुअल होल्डिंग कॉस्ट बराबर है टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट के। ये चीज हम सबने पढ़ी थी। तो अगर मैं इस बेस पर ईओक्यू को लेके चलूं, तो ये रही मेरी होल्डिंग कॉस्ट, ये मेरी होल्डिंग कॉस्ट आ गई, और ये आ गई मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। अब जहां पर होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पर होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वो पॉइंट आ गया, ये पॉइंट बी जो है, ये वो पॉइंट है जहां पर ये चीज साबित हो गई। पॉइंट बी वो पॉइंट है जहां पर ये चीज साबित हो गई कि मेरा होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरी क्या है, बराबर है। दो चीजें बराबर होंगी तो वो एक ही जगह पर आकर मिलेंगी। जब दो चीजें बराबर होती है वो एक ही जगह पर आके मिलती है, और उसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि ये रहा मेरे पास। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो मैंने मरून पेन से बनाया, ये है। और इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे ये जो लाइन नीचे जा रही है, ये जिस लेवल ऑफ एक्टिविटी पर जाके रुकेगी, दैट इज माय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो मेरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अगर कोई मुझसे पूछे कि इस ग्राफ में कहां है, अगर कोई मुझसे पूछे कि इस ग्राफ में मेरी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहां है, तो मैं उसको सीधा सीधा कहूंगा सर एट पॉइंट सी। एट पॉइंट सी मेरे पास क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। अच्छा, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं मेरे पास 5.20, 5.21 और 5.22, ये क्वेश्चंस हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन के, विच इज फीफो लिफो एंड एफको। और फीफो लिफो एफको जो है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं। तो फीफो लिफो एफको आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। मैं आपको आखिरी क्वेश्चन देख रहा हूं 5.19। अ कंपनी यूजेस एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री एज फॉलोज। परचेज प्राइस कितनी है, 25 पर यूनिट। एनुअल डिमांड 1800 यूनिट्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट 32। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट 4.5 पर यूनिट। ईओक्यू 160। सारी चीजें निकाल कर दी हुई है इसने मुझे। What is the minimum total cost assuring a discount of 2% applies to the purchase price and to holding cost on order of 300 and over? Okay. बेटा मैं आप लोग को कहूंगा ये वाला सवाल भी आप लोग मुझे करके दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो सॉल्व। अटकोगे मुझसे पूछो, मैं जवाब दूंगा। सही है। ये सवाल आप लोग मुझे सॉल्व करके दो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये सवाल कैसे सॉल्व होना है। अच्छा, तो चलो मैं ये सवाल सॉल्व करवा देता हूं अब। इस सवाल में हमसे मांगा क्या गया है, व्हाट इज द मिनिमम टोटल कॉस्ट अज्यूमिंग अ डिस्काउंट ऑफ 2% applies on the purchase price and to holding cost on order of 300 and over। अब जरा समझना, इन्होंने क्या कहा है कि भाई अगर मैं 300 या उससे ज्यादा यूनिट्स ऑर्डर करता हूं, तो मेरे पास टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। पहले तो मैं निकाल लेता हूं पुरानी कॉस्ट कितनी आ रही है, ताकि मुझे पता रहे कि क्या मुझे कॉस्ट निकालनी आती भी है या नहीं। मेरे पास ईओक्यू कितना है, 160। मतलब इस वक्त करंटली मैं एक ऑर्डर पे कितना मंगवा रहा हूं, 160। इसने कहा है कि अगर मैं करंटली एक ऑर्डर पे 300 मंगवाता हूं, तो मेरे पास कितनी कॉस्ट आनी चाहिए, ये मुझे बताओ। तो
पहले हम कॉस्ट निकाल लेते हैं 160 के हिसाब से, ताकि हमें यह अंदाजा हो जाए कि हमें कॉस्ट निकालनी आती है। परचेज कॉस्ट कैसे निकलती है? परचेज प्राइस मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड, दैट इज 1800। ये था व्हेन EOQ इज 160। व्हेन EOQ इज 160। तो मैं किस तरीके से काम कर रहा हूं? तो ये हो गया मेरे पास 45,000। मेरी ऑर्डर कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 1800 डिवाइडेड बाय 160 मल्टीप्लाई बाय 32। तो ये आ जाएगी मेरे पास 360। अब क्योंकि इस सवाल में मेरे पास EOQ 160 है, तो मेरी 160 पे ऑर्डर कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। होल्डिंग कॉस्ट भी मेरी कितनी आ जाएगी? 360। तो इस वक्त मेरे पास जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो कितनी है? 45,720। ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। जब मैं बात करूंगा व्हेन EOQ इज 300, तो अब मेरे पास क्या होगा, जरा इस पे बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा है कि अगर मैं 300 या उससे ज्यादा सामान मंगवाता हूं तो मुझे 2% डिस्काउंट मिलेगा इस पर और इस पर। 2% मुझे डिस्काउंट मिलेगा परचेज प्राइस पर और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम पर। परचेज कॉस्ट कैसे निकलेगी अब? 25 मल्टीप्लाई बाय 1800, जो मेरी एनुअल डिमांड है, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 98% से, क्योंकि 2% मुझे मिल रहा है डिस्काउंट। तो 100 - 2 कितना हो जाएगा मेरे पास? 98%। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 98% से, यहां पर 0.98 से। तो ये मेरे पास टोटल कितना आ रहा है? ये आ रहा है मेरे पास 44,100। अब दूसरी चीज मैं निकालूंगा ऑर्डर कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट कैसे निकालूंगा अब मैं? 1800 डिवाइडेड बाय 300, क्योंकि अब मैं एक ऑर्डर में कितना मंगवा रहा हूं? 300 मंगवा रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 32। ये आ रहा है मेरे पास 192। और तीसरी चीज मैं निकालूंगा होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट पे भी याद रखना मुझे डिस्काउंट मिल रहा है कितना? 1%, सॉरी 2%। तो 4.5 का पहले मैं करूंगा 98%। ये कितना आ रहा है मेरे पास? 4.5 मल्टीप्लाई बाय 0.98। ये आ रहा है मेरे पास 4.41। ये आ रहा है मेरे पास 4.41। अब इस 4.41 को मैं होल्डिंग कॉस्ट के फॉर्मूले में इनपुट कर दूंगा, विच इज EOQ डिवाइडेड बाय 2 प्लस बफर स्टॉक। क्या यहाँ पे कोई बफर स्टॉक है मेरे पास? नहीं है। बफर स्टॉक नहीं है, तो EOQ डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4.41। ये आ जाएगा मेरे पास, ये आ रहा है मेरे पास 661.5। अब मैं इन सबको कर दूंगा टोटल। टोटल कितना हो जाएगा ये मेरे पास? 44,100 विच इज दिस थिंग, प्लस 192 विच इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, और फिर इसमें हम आखिर में प्लस कर देंगे होल्डिंग कॉस्ट विच इज 661.5। तो मेरे पास ये बन रहा है 44,953.50। क्या यहां पर ऐसा कोई आंसर है हमारे पास? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहां पर मैं अपनी क्लास को खत्म कर रहा हूं। आई बिलीव आप सबको ये चीज समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 5.20, 5.21 और 5.22 आप लोग मुझे करके दोगे। इन तमाम क्वेश्चन में आप लोग का कोई भी सवाल होता है तो यू गाइस कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम। हियर इज माय कांटेक्ट नंबर।
आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पर, आप लोग को जवाब दे दिया जाएगा. इफ यू आर कॉन्टेक्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान, you can use this direct number. Otherwise, if you are contacting me from overseas, you just have to put 92 in front of the entire number and you can contact me on WhatsApp. टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में बहुत याद रखिएगा. इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज.